एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन स्टूडेंट हो, सभी लोग पूछते हैं कि हाउ टू कंप्लीट मेंस पेपर ऑन टाइम। मतलब कंटेंट भी आता है, सिलेबस पढ़ भी लिया है, बट वी आर नॉट एबल टू कंप्लीट मेंस पेपर विद इन 3 आवर्स। वी आर नॉट एबल टू कंप्लीट द एफएलटीज। कुछ ना कुछ क्वेश्चन छूट जा रहे हैं। हाउ टू कंप्लीट मेंस पेपर विद इन 3 आवर्स। तो उसमें जब पेपर टाइम पे नहीं होता तो स्टूडेंट्स डिप्रेशन में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि पेपर टाइम पे नहीं हो रहा। एंड जस्ट 3 आवर्स में उस पेपर को फिल करने के लिए कुछ भी लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन मिस कर रहे हैं, लाइक कुछ भी लिख रहे हैं। तो आई विल टेल यू सम टिप्स कि कैसे एग्जैक्टली मीन्स का पेपर टाइम पे कंप्लीट किया जा सकता है। आई हैव मेंटर्ड हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। इतने लोगों से मैंने बात की जो मुझे समझ आ रहा है कि कब कब बच्चे पूरा टाइम पे कंप्लीट कर पा रहे हैं मेंस का। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है, डोंट एम फॉर द बेस्ट। बच्चे आते हैं मेरे पास, कहते हैं कि मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लिख पा रहे हैं वो, और उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। देखो, शुरू में तो हर कोई गार्बेज ही लिखेगा, कोई भी शुरू में बेस्ट नहीं लिख सकता। बट इस चक्कर में आप घबरा जाएं और पेपर में फिर आप कोशिश करेंगे हर तरीके से कि मैं बेस्ट लिखूं, तो पेपर टाइम पे कभी कंप्लीट होने वाला ही नहीं है। और इससे पता है क्या होगा कि आपको कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप इंट्रोडक्शन लिखने में 1 मिनट लगा देंगे। मतलब आइडियल टाइम जो होना चाहिए, जैसे 7 मिनट होना चाहिए एक आंसर को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, मेंस में। अब अगर आपका इंट्रोडक्शन लिखने में 1 मिनट चले गया तो आप तो पूरा आंसर लिख नहीं पाओगे। तो डोंट एम फॉर द बेस्ट। आप बिगिनर हो, आप चाहे एक्सपीरियंसड हो, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बेस्ट ही लिखूंगा, ठीक है। अगर आप एवरेज भी लिख रहे हैं तो मच बेटर है, बट टाइम पे पेपर कंप्लीट करना इज़ नेसेसिटी। टाइम पे पेपर कंप्लीट होना चाहिए। अब चाहे आप अबव एवरेज पॉइंट्स लिखो, ठीक है। तो ये मत सोचना कभी भी कि मैं गंदा लिख रही हूँ, कैसे लिख रही हूँ। उससे क्या होता है कि बीच में पेपर देते देते फिर और दिमाग ख़राब होता है। अगर आपको लग रहा है कि पहले वाला आंसर आपने गलत लिख दिया, सही से नहीं लिख पाए हो, इनकम्प्लीट रहा है, तो नेक्स्ट आंसर पे मूव कर जाओ। 6 से 7 मिनट के ऊपर किसी को टाइम देना ही नहीं है किसी आंसर को, ठीक है। और एथिक्स में तो आपको 6 मिनट ही देनी है। 6 मिनट से ऊपर आपने दिया तो केस स्टडीज़ में आपका टाइम चले जाएगा, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप थोड़ी स्ट्रेटेजी में भी चेंज कर सकते हो। जैसे अगर आपका पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं हो रहा तो आप पहले 15 मार्कर वाले ट्राई करके देखो लिखने के लिए। जीएस में, जीएस 1 2 3 में जो 15 मार्कर है आपके, वो आप पहले लिखो कंप्लीट करने की, फिर 10 मार्कर पे आप आ सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि जब हम पेपर लिख रहे होते हैं तो शुरू में जब हम 10 मार्कर लिख रहे होते हैं तो 10 क्वेश्चन तक 10 मार्कर करते करते हम थक भी जाते हैं, टायर्ड भी हो जाते हैं, मेंटली ड्रेन भी हो जाते हैं। तो 15 मार्कर आप पहले कर लो ताकि 15 मार्कर आप अच्छे से कवर कर लो, उसमें मार्क्स भी ज़्यादा आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी आप अपना सकते हो। वैसे कई बार जैसे मेरी खुद की स्ट्रेटेजी होती थी कि मैं पहले 10 मार्कर ही करता था, क्योंकि 10 मार्कर करते करते ब्रेनस्टॉर्म ज़्यादा हो जाता था और उसमें फिर आइडियाज़ अपने आप, पॉइंट्स अपने आप आने लगते थे, तो 15 मार्कर भी हो जाता था। और जब तक 10 मार्कर कंप्लीट होते थे बहुत सारे पॉइंट्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते थे जो 15 मार्कर में हेल्प करते थे। एथिक्स में यू कैन ट्राई सेम थिंग कि पहले केस स्टडीज़ करके देखो। केस स्टडीज़ 20 नंबर की होती है, अगर वो ढंग से हो जाए तो एक एज लेके आप चल सकते हो, ठीक है। अब सवाल ये कि कितने एफएलटीज़ हमको इस तरीके से करने पड़ेंगे इंश्योर करने के लिए टाइम पे हम कर रहे हैं। एटलीस्ट 10 एफएलटीज़ तो आपको करने पड़ेंगे। बच्चे मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि शुरू में 10-15 आंसर लिखते हैं, कहते हैं कि मुझे तो 15-15 मिनट लग रही है एक एक आंसर लिखने में। तो आपने लिखे ही कितने आंसर है? 10 से 15 आंसर आपने लिखे हैं। इसमें ना तो कोई प्रैक्टिस हुई ब्रेनस्टॉर्मिंग की, ना ही कोई आपने कुछ अपने को जान पाए आपकी, आप कैसे लिख रहे हो, क्या स्ट्रेटेजी आप अपना रहे हो, कौन से आंसर में आप अटक रहे हो, कौन से टॉपिक में आप अटक रहे हो, और ना तो कोई इससे प्रैक्टिस हो पाई। तो 10 एफएलटीज़ कम से कम आपको लगाने हैं। आप चाहे GS4 के 2 लगाओ, चाहे GS3 के 2 लगाओ, बट टोटल 10 एफएलटीज़ आपको लगाने की ट्राई करनी पड़ेगी। एटलीस्ट GS4 में तो 3 लगाना ही पड़ेगा। GS4 में सबसे बड़ी दिक्कत आती है टाइम की। मतलब ऑलमोस्ट आपके सारे GS पेपर टाइम पे हो जाएंगे, बट GS4 में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि उसमें केस स्टडी वाले सेक्शन में ऐसा होता है कि 4 पेज केस स्टडी के भरने मुश्किल हो जाते हैं। हालांकि उसका भी इलाज मेरे पास है, जो मैं अगले पॉइंट में आपको बता रहा हूँ। थिंकिंग मैटर्स मोर देन हैंड राइटिंग। बच्चे सोचते हैं कि अगर मैं टाइम पे पेपर कंप्लीट नहीं कर पा रहा तो मेरी हैंड राइटिंग में दिक्कत है। हैंड राइटिंग में दिक्कत नहीं है, दिक्कत आपकी थिंकिंग में है कि आपकी थिंकिंग प्रोसेस फास्ट नहीं है। तो या तो आपको सिलेबस अच्छे से याद नहीं है, तो आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, या फिर दूसरा आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं है। यानी कि ज़रूरी नहीं है हमेशा डायरेक्टली सिलेबस से ही सवाल है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं घुमा फिरा के, उसमें कुछ तो ब्रेनस्टॉर्म आपको करना पड़ेगा, ठीक है।
तो इस केस में आपको थिंकिंग अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, यानी कि आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग बढ़ानी पड़ेगी। अब ऐसा है कि चलो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कर रहे हो, ठीक हो रहा है, बट टाइम भी तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में लग जाता है। कोई आंसर नया आया, आपने ब्रेनस्टॉर्म किया, तो 6 से 7 मिनट में फिर कंप्लीट होना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केस में ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ आप कीवर्ड वाली अप्रोच अपनाओ। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कीवर्ड्स में हर बार क्यों बोलता हूँ अपनी वीडियोज़ में, कीवर्ड्स का होना बहुत ज़रूरी है आपके आंसर्स में, और आपको रटे हुए होने चाहिए कीवर्ड्स। कीवर्ड्स से मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जैसे कुछ देखो, एक स्टैंडर्ड कीवर्ड्स, कुछ एकेडमिक कीवर्ड्स होते हैं हर थीम पे, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो इकॉनमी हो, चाहे कुछ भी हो। वो अगर कीवर्ड्स आपको याद हैं तो उस क्वेश्चन पे जो क्वेश्चन पूछा गया है उस पर आप अपने 2-3 पॉइंट तो सिलेबस के लिख ही सकते हो। साथ में जो कीवर्ड्स आप रट के गए हो 3 पॉइंट आप वो भी लिख सकते हो। इससे क्या होगा, आपका ओवरऑल जो आंसर है वो कंप्लीट भी हो जाएगा और पूरी की पूरी आपको ब्रेनस्टॉर्म करने की नीड भी नहीं हुई। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स का। मेंस में कोई ना कोई गवर्नमेंट स्कीम पे सवाल आ जाता है, जैसे आरटीई एक्ट पे आ गया, नरेगा पे आ गया कि कैसा क्या चल रहा है, इनकी क्या प्रोग्रेस है, ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। अब कम से कम 60-70 ऐसी मेजर स्कीम्स या एक्ट या बिल्स हैं जिनको आपको मेंस के लिए पोटेंशियल है जो आ सकते हैं। तो 60-70 आप पढ़ोगे नहीं, और आप पढ़ते भी हो तो इतना कंटेंट आप पढ़ोगे कि 150-250 वर्ड्स पूरे हो जाए तो सारा टाइम इसमें चले जाएगा। तो इस केस में आपके कीवर्ड्स काम आते हैं। जैसे मान लो गवर्नमेंट स्कीम के लिए मैं आपको 5 कीवर्ड बता दे रहा हूँ, ये 5 कीवर्ड आप याद रख लोगे ना, तो कोई भी गवर्नमेंट स्कीम हो उसके चैलेंजेस अगर पूछ लें तो 5 कीवर्ड आप लिखोगे तो आपका आंसर कंप्लीट लगेगा। जैसे कोई भी अगर गवर्नमेंट स्कीम हो तो उसमें एरर ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन रहता है, हमेशा रहता है, ठीक है। दूसरी दिक्कत है वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। हर स्कीम में गवर्नमेंट ये दिक्कत करती है कि सोचती है ये स्कीम सबके लिए बेस्ट है, सबका सोल्यूशन इसमें हो जाएगा। तीसरा है नॉन कंप्लायंस। ऐसे मेरे पास कम से कम 10-15 पॉइंट है, बट मैं आपको 5 बता रहा हूँ ताकि आप पहले 5 याद करना सीखें। और ये पॉइंट्स ऐसा नहीं मैंने बनाए हैं, आपको अलग अलग सिलेबस में अलग अलग सोर्सेज से ऐसे कुछ कीवर्ड्स मिल जाएंगे जो हर उस टॉपिक में हर चीज़ पे अप्लाई होते हैं, ठीक है। एक और है, जैसे मान लो फाइल पुशिंग एंड रेड टेपिज्म, ठीक है, रेड टेपिज्म, फाइल पुशिंग और लैक ऑफ रिव्यू एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। अब इसमें आप अपने हिसाब से आप डाटा डाल देना, अगर आपको डेटा याद हो डेटा डाल देना, फैक्ट याद हो फैक्ट डाल देना, कोई एग्जांपल याद हो एग्जांपल डाल देना। बट एटलीस्ट ये 5 पॉइंट आपको अगर रटे हुए हैं, कोई गवर्नमेंट स्कीम आती है तो उसको लिखने में 30 सेकंड ही तो लगे, 30 सेकंड में आपने आधा आंसर कंप्लीट कर लिया और डेटा और फैक्ट आपने लिख दिया अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये समझ आई आपको, ये ऐसा आप हर कीवर्ड हर थीम पे कलेक्ट करके अपनी डायरी बना सकते हो। वैसे हमारा इसके लिए एक प्रोग्राम है एसकेपी नाम का, जिसमें हमने कीवर्ड्स को कंपाइल किया है, बट आई वुड एडवाइज यू टू फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस कीवर्ड्स थ्रू योर ओन सोर्सेज। आप अपने पहले सोर्सेज से समझिए कि ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं जो डेफिनेटली आपके काम आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे लैक ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी लिख सकते थे आप, ठीक है। हर स्कीम में कहीं ना कहीं ग्रीवेंस रिड्रेसल नहीं हो पाता है, मैकेनिज्म भी होता है तो वो स्ट्रक्चर नहीं हो पाता है। अब जैसे आप एक और चीज़ लिख सकते हो मल्टीपल लेयर्स ऑफ हाईरार्की, मल्टीपल लेयर्स ऑफ हाईरार्की, तो इस तरीके से भी लिख सकते हो आप। और हर स्कीम में मल्टीपल लेयर्स ऑफ हाईरार्की होती है, वो अप्रूव करता है, फिर उसके जूनियर ऑफिसर अप्रूव करता है, तब जाके ये चीज़ें होती है। तो ऐसे कीवर्ड्स एक्चुअली में आपका टाइम बचाते हैं, ये होता है स्मार्ट वर्क। अब कोई गवर्नमेंट स्कीम मेरे को पढ़ने की ज़रूरत है, अगर पढ़ना है तो मुझे डेटा पढ़ूंगा ना, मैं डेटा पढ़ूंगा, कुछ फैक्ट पढ़ूंगा गवर्नमेंट स्कीम्स का, एक एक स्कीम की जगह एक एक पार्टिकुलर चैलेंज तो पढ़ने से रहा मैं। तो इससे बढ़िया कुछ और इसके भी सोल्यूशन वही हो सकते हैं जो हर स्कीम पे अप्लाई होंगे, बस कुछ कीवर्ड आपको निकालने हैं जो आप सोल्यूशन में फिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इसलिए कहते हैं कि मेंस में आप देखोगे, नोट करोगे, एक चीज़ आपने खुद ने भी नोट की होगी कि जो बंदा 1-2 बार मेंस निकाल ले रहा है वो हमेशा मेंस निकालता रह रहा है, ठीक है। एक बार उसने निकाला, एक बार उसको आइडिया लग गया, वो बार बार मेंस निकाल रहा है। मान लो चलो इंटरव्यू में कोई दिक्कत आ रही है, बट जिसने एक बार प्रीलिम्स निकाला वो बार बार प्रीलिम्स निकाल रहा है, जिसने एक बार मेंस निकाला वो बार बार मेंस निकाल रहा है, क्योंकि उसको ये समझ में आ गया ना कि मैं कम टाइम में कैसे आउटपुट दे सकता हूँ। अभी इतने टॉपर्स हैं, आप किसी को भी देखो, मोस्टली वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जिनके 3-4 अटैम्प्ट हो चुके हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हो जाते हैं, ठीक है। अब वर्किंग प्रोफेशनल्स में आप चीज़ देखोगे कि इनको 2 से 3 घंटे मिल रहे हैं डेली के पढ़ने के लिए, वो भी कभी कभी तो नहीं मिलते हैं। उस केस में भी वो लोग क्लियर कर जा रहे हैं एग्जाम। आप देखो, कोई आईपीएस बन रहा है, कोई आईआरएस बन रहा है, लवासना में जा रहा है, लवासना में फाउंडेशन बैच चल रहा है, उसी बीच वो लोग फिर अटैम्प्ट भी निकाल लेते हैं, वो लोग
रैंक भी ले आते हैं अगले साल 1 या 2 घंटे पढ़ के डेली के। ये कैसे पॉसिबल है? ये ऐसे पॉसिबल है कि उनको ये समझ में आ गया ना कि स्मार्ट वर्क कहाँ करना है, कि अगर FLT को टाइम पे पूरा करना है तो सबसे पहले तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो वो प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे FLTs का। दूसरा, अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, ठीक है। तीसरा, कीवर्ड्स की कहाँ पे कौन सा कीवर्ड डालना है वो फिट करेंगे। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ मेरे दिमाग में जो मैं एड्रेस कर देता हूँ, डायग्राम्स की बात है। बहुत से बच्चे केवल डायग्राम बना देते हैं केवल इस पर्पज़ से कि डायग्राम ही डालना है उनको, कहीं से ऐसा मतलब कहीं एक अफवाह चल रही है कि डायग्राम नहीं बनाओगे तो आपका आंसर अच्छा नहीं लगेगा। देखो, डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स, इनका एक सीधा सा एक ही पर्पज़ होता है कि आप अगर कोई चीज़ लिख के बता रहे हो टेक्स्ट में, मान लो आपने 4 लाइन लिखी है ऐसे, अब इसको अगर आप डायग्रामेटिक फॉर्म में बना देते हो और ये कम स्पेस यूज़ करता है तो ज़्यादा बेटर है डायग्राम यूज़ करो। डायग्राम को सिर्फ इसलिए मत डालो कि डायग्राम डालना ही है, जस्ट फॉर इनपुट इंसर्टिंग द डायग्राम, डोंट मेक डायग्राम्स। जैसे अगर मैं बात करूँ, मान लो इवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूँ, तो आप एक एक जजमेंट, केशवानंद भारती केस, ऐसे एक एक केस करके आप 4 लाइन लिखें। इससे बढ़िया आप एक बॉक्स बना के स्मॉल सा, और केशवानंद भारती केस में क्या हुआ, गोलकनाथ में क्या हुआ, ऐसे आपने बता दिया। तो डायग्राम वहाँ पे ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो इसलिए कंटेंट जो आपको करना है वो स्मार्टली चूज़ करना है। अगर आप डायग्राम भी बना रहे हो तो देखो कि स्पेस वो कम ले, कीवर्ड्स आप यूज़ करो, ताकि कुछ कीवर्ड्स ऐसे फिक्स कर लो जो आपको एग्जाम में हर टॉपिक पे यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। तीसरी चीज़, परफेक्शन की ओर नहीं जाना है। आप कैसा भी आंसर लिख रहे हो, गंदे से गंदा आंसर लिख रहे हो, प्रैक्टिस करते जाना है, इवेंचुअली फ्लो और क्वालिटी डेवलप हो जाएगी। स्ट्रेटेजी चेंज करके देखो, 15 मार्क्स का पहले करके देखो, 10 मार्क्स का बाद में करके देखो, ठीक है। तो सबसे अंडररेटेड चीज़ यहाँ पे क्या है, प्रैक्टिस है। हम लोगों में क्या हो गया ना, जो जेनजी जनरेशन आई है ना अभी, जो एस्पिरेंट्स की, उनमें ना पेशेंस बहुत कम है, ठीक है। एक FLT लिखे, कुछ ज़्यादा अगर क्रिटिकल इवैल्यूएशन कर दिया तो नाराज़ हो जाएंगे, ठीक है। आंसर ढंग से नहीं लिखा, उनको मोटिवेट नहीं किया तो नाराज़ हो जाएंगे। तो आज की जनरेशन ऐसी हो गई है कि मतलब तारीफ़ ज़्यादा सुनना पसंद करती है। तो इस केस में मैं आपको ये बोलूँगा कि आप खुद से FLT ज़्यादा लिखो। अगर आपको नहीं पसंद क्रिटिकल इवैल्यूएशन तो आप FLT ज़्यादा लिखो, आप खुद ब खुद आपका फ्लो बन जाएगा, खुद ब खुद आप अपनी गलतियाँ निकाल पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें ट्राई करो, मेंस पेपर टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, और भी फिर जिसकी वजह से जिसके थ्रू हम ज़्यादा कम समय लगा के पेपर कंप्लीट कर सकते हैं। बट पहले कुछ ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है। इसके बाद अगर फिर भी आपका टाइम पे नहीं हो पाता, जो कि बहुत मुश्किल है, इसके बाद तो हो ही जाएगा आपका ऑलमोस्ट पेपर टाइम पे, फिर भी नहीं हो पाता तो और ऊपर लेवल की चीज़ें, फिर इसमें आपके स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड दिक्कतें हैं कि आपको स्टैटिक क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, ज़्यादा करंट में दिक्कत आ रही है, किस में आपका टाइम ज़्यादा जा रहा है। तो ये फिर आपको ये डिपेंड करता है फिर आपकी लेवल ऑफ अवेयरनेस। जैसे मान लो आपने 10 FLT लिख भी लिए, कीवर्ड्स भी आपको याद है, फिर भी आप 3 घंटे में कंप्लीट नहीं कर पा रही हो, तो आप ये देखो कि आपको टाइम ज़्यादा कहाँ लग रहा है, स्टैटिक क्वेश्चन में लग रहा है, करंट क्वेश्चन में लग रहा है। जिसमें ज़्यादा लग रहा है उसकी ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती है जो माइक्रो लेवल पे आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी और जो मेंटरशिप के अंदर आती है। जैसे हम लोग अनलिमिटेड आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाते हैं, तो उसमें जो हमारा इवेल्युएशन होता है, उसमें जो हम कॉपी चेक करते हैं वो माइक्रो कमेंट्स पे ही देख के चलते हैं कि माइक्रो चीज़ें क्या है जिसकी वजह से बच्चा क्वालिटी आंसर नहीं लिख पा रहा। और ज़रूरी नहीं है आपको पेड इवेल्युएशन ज्वाइन करना पड़े, आप खुद से भी 10 FLT लिखो, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि मेरी गलती क्या हो रही है, कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। सेल्फ इवेल्युएशन नाम की चीज़ भी होती है, तो आप खुद से भी करो। जहाँ लगे मेंटरशिप की नीड है वहाँ मेंटरशिप करो, मेंटरशिप किसी भी इंस्टीट्यूट की, इवेल्यूशन किसी भी इंस्टीट्यूट की ले लो, हेल्प हो जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।